स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर। आइए हम आज बचा हुआ जो हमने सेकंड चैप्टर शुरू करा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसे आज हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया था, उसमें मेरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ आप उसको ठीक कर लीजिएगा। मैंने दो बार उसमें ऐसे बोला है कि जो 7 परतें हैं वो भारत, जो 7 प्लेटें हैं वो भारत में है। वो भारत 7 प्लेटों से नहीं बना हुआ, पूरी पृथ्वी 7 प्लेटों से बनी हुई है। ठीक है, चलिए गलती हो गई, आप इसको सुधार लीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं नया टॉपिक, जो कि है उत्तरी भारत का मैदान। कल हमने सारे हिमालय के बारे में पढ़ा था, प्लेटों के बारे में पढ़ा था, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पर्वतों की, पठारों की, इस बारे में पढ़ा था। अब हम मैदानों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि भारतीय संरचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए जानते हैं आज मैदानों के बारे में। देखिए, कल हमने पढ़ा था यहाँ पे वृद्ध हिमालय, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे निम्न हिमालय और यहाँ पे शिवालिक हिमालय। आप देखिए कि यहाँ से बहुत सारी नदियों का प्रवाह होता है। सिंधु नदी का पूरा एक जो इकोसिस्टम है, उसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये नदियाँ और यहाँ पे है जो आज हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान, वो इस हिस्से को कहा जाता है। थोड़ा ये हिस्सा ये भी है सन की घाटी का। तो जो ये नदी है ना, सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियाँ, गंगा नदी उसकी सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र नदी उसकी सहायक नदियाँ, ये अपने साथ पहाड़ों के रास्ते होके बहुत सारी मृदा, जलोढ़ मृदा अपने साथ लेके आती है और ये सारी की सारी इस मैदान में छोड़ देती हैं। इसके कारण उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, थोड़ा हिस्सा बिहार का भी, और कुछ यहाँ पे असम का, जो ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है। ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ों से लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। आइए कुछ जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। जो ये उत्तरी मैदान है, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई, मतलब इसकी लेंथ 2400 किलोमीटर, विड्थ 320 किलोमीटर है। ठीक है, इस मैदान को भी हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। जो इसके पश्चिमी हिस्सा है, हमने कल भी पढ़ा था मैप में कैसे होता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि पश्चिमी पूर्वी हमने सुन तो लिया, पर होता क्या है। देखिए, जो मैप में इससे ऊपर होता है उसे उत्तर कहते हैं, जो इधर होता है उसे दक्षिण कहते हैं, इधर इसे पूर्व कहते हैं, उसे पश्चिम कहते हैं। ठीक है, अब आप इसे समझ पा रहे होंगे कि जो ऊपर का हिस्सा है उसे उत्तरी, जो नीचे का हिस्सा है इसे दक्षिणी, इसे पश्चिमी, इसे पूर्वी। तो यहाँ पे अगर हम मैदान की बात करें, यहाँ पे पश्चिमी हिस्से की बात करें, तो पश्चिमी हिस्सा कौन सा आएगा? ये वाला। तो जो ये हिस्सा है ना, ये इसको हम पंजाब का मैदान भी कहते हैं, जो कि सिंधु नदी के द्वारा बहुत अधिक तक बना हुआ है। उसके बाद जो ये बीच का मैदान आता है, मध्य मैदान, इसको गंगा का मैदान कहा जाता है, क्योंकि मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ है। उसके बाद जो तीसरे इसको हिस्से में बांटा गया हुआ है बसम का मैदान, जो कि ब्रह्मपुत्र की नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है। होता क्या है कि जैसे जैसे नदियाँ, पर्वत के ढलान ऊंचे हैं, नदियाँ बहुत ही तीव्र गति से वहाँ से आती है। लेकिन जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि जो सबसे ऊपर पर्वत है वृद्ध हिमालय है, उसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, 6000 मीटर के आसपास उसकी एक औसतन ऊंचाई है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, पर्वतों की ऊंचाई कम होने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो नदियों का भाव वो धीरे धीरे होने लग जाता है, वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है नदियाँ, भाव कम होने की वजह से। आपने देखा होगा कि आप एक ढलान से पानी छोड़ेंगे ना तो सीधी लाइन में आएगा, लेकिन आप जमीन पे पानी डाल के देखिए जहाँ पे कम ढलान है, तो बट जाएगा, वो इतनी तीव्र गति से नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही वो मैदान में आके नदियाँ आपस में बढ़ती हैं ना, तो उसे हम कहते हैं वितरिकाएँ। देखिए, जैसे हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा, तो हमने उसको 3 श्रेणी में बांटा था, वृद्ध हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय। हमने उसको ऊंचाई के आधार पर बांटा था। ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं कि जो उत्तरी हिमालय है, वो उत्तरी मैदान है, उसको समतल मान के एक समरूप मान लेते हैं, लेकिन यह सही बात नहीं है कि उसमें भी विविधता की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें हैं। आकृति की विभिन्नता के आधार पर हम उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे नदियाँ, मैंने आपको बताया था कि नदियाँ शिवालिक पहाड़ों से होकर शिवालिक के द्वारा जहाँ से आती है तो वितरिकाओं में बह जाती है। जैसे जैसे वो नदियाँ पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पे 6 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, जो वो अपने साथ लेके आते हैं, कंकड़, पत्थर, गुटिका, उसका वहाँ पे निक्षेपण कर देती है। निक्षेपण मतलब वहाँ पे वो ज़मीन में छोड़ देती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी ऊँची ढलान होगी उतनी ही तीव्रता से पानी जाएगा, नदियाँ बहेंगी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ढलान कम होने लग जाती है, वो यहाँ पे अपने लाई गए चीज़ों को यहाँ पे निक्षेपण करने लग जाती है, मतलब यहाँ पे छोड़ने लग जाती हैं। उस मैदान को हम क्या कहते हैं? भाव भर। ठीक है,
हमें उत्तरी मैदान को भी इतने हिस्सों में बांटना है जहाँ पे शुरू में नदियाँ अपने द्वारा लाए गए 8 से 16 किलोमीटर के क्षेत्र में जो अपने द्वारा लाई गई गुटिकाओं का निक्षेपण करते हैं, उन्हें छोड़ती हैं, उसे हम कहते हैं भाबर। उसके बाद जैसे जैसे नदियाँ यहाँ से बहती हैं, जैसे एक बात समझिए आप, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये शिवालिक पर्वत, ये छोटे शिवालिक पर्वत, उससे बड़े निम्न हिमालय और उससे बहुत बड़े वृद्ध हिमालय। जैसे जैसे नदियाँ यहाँ से आएंगी, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर कंकड़ होंगे और जहाँ पे जो निक्षेपण करेंगे वो पत्थर कंकड़ का, उसे हम कहते हैं भाबर। लेकिन जैसे जैसे वो नदियाँ आगे बढ़ती रहती है, उनकी गति और धीमे होने लग जाती है। अब सोचिए यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, कंकड़ है, तो नदियाँ इनके नीचे विलुप्त होने लग जाती है। आप बहुत ज़्यादा कहीं पे कंकड़ पत्थर होंगे ना, पानी डाल के देखिएगा तो वो नीचे समा जाएंगे उनके। तो जैसे जैसे नदियाँ इनके नीचे जाने लग जाती हैं, लेकिन जिस समतल मैदान पे आगे जाके समतल मैदान आएगा, नदियाँ ऊपर आती है ना, वहाँ पे जो जमीन है ना वो बहुत दलदली और नम हो जाएगी। हम दलदल किसे कहते हैं, जहाँ पे मिट्टी में हल्का पानी है। तो जैसे ही वो नदियाँ जिस स्थान से बाहर आएंगी ना, वो स्थान बहुत ही दलदली क्षेत्र बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं तराई का मैदान। ठीक है, हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको दोबारा समझाते हैं। देखिए, ये है वृद्ध हिमालय, ये है निम्न हिमालय और ये है शिवालिक की श्रेणियाँ। नदियाँ जैसे यहाँ से आई, ये अपने साथ जो पत्थर कंकड़ जो गुटिका लेके आएंगी, वहाँ पे इसका निक्षेपण कर देंगे, उसे कहते हैं भाबर। ठीक है, उसके बाद ये नदियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो ये इसके नीचे समा जाएंगी, पत्थर के नीचे। लेकिन जैसे ही आगे समतल मैदान आएगा तो ये नदियाँ वहाँ से निकल जाएंगी। और जहाँ से ये नदियाँ ऊपर निकलेंगी ना, वहाँ का मैदान दलदली हो जाएगा और इस क्षेत्र को हम कहते हैं तराई का क्षेत्र। अभी जितनी भी बात हो रही है ना, ये सारा उत्तरी मैदान है, ये वाला हिस्सा, ये सारा उत्तरी मैदान है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तराई के मैदान के बाद जो ये वाला हिस्सा होता है ना तराई का, आप एक बात समझिए, जहाँ पे पानी अधिक होता है वहाँ पे पेड़ पौधे, घास मैदान उतने ज़्यादा होंगे और वो उतना ज़्यादा वो वन्य प्राणियों से भरा होगा। तो जो ये मैदान होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वन्य प्राणियों से भरा होता है, घने सारे जंगल होते हैं। आपको एक बात जान के बहुत ही अचरज होगा कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, और जो पाकिस्तान के शरणार्थी आए थे भारत में, सरकार ने इसी हिस्से के बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल काट के उनको यहाँ पे बसाया था। तो आप समझ सकते हैं ये उपजाऊ क्षेत्र भी है और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। जो सबसे पुराना भाग है ना उत्तरी मैदान का, जैसे जैसे आगे आगे जाता रहेगा, ये पत्थर देखिए पानी अपने साथ पत्थर कंकड़ लेके आया है, तो वो सबसे पहले छोड़ दी उसने, भारी चीज़ है। ठीक है, लेकिन मिट्टी तो उसके साथ ही है ना, मिट्टी आगे के बह रही है। अब जहाँ वो मिट्टी छोड़ेगा ना, जलोढ़ मृदा का निर्माण करेगा, उसे कहते हैं हम भांगर। यहाँ ये जलोढ़ मृदा भी डाल देगा और चूनेदार निक्षेप डाल देगा। आपने स्थानीय भाषा में सुना होगा कंकड़ बोलते हैं जिसे हम। जो सबसे भारी चीज़ें होंगी, जैसे नदी एक पड़ाव से उतरी, जो सबसे भारी होगी सबसे पहले छोड़ेगी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो और कम भारी होंगी उनको बाद में छोड़ेगी। आगे जितनी बढ़ेगी वहाँ पे सिर्फ मृदा आ जाएगी। ठीक है, तो जो चूनेदार निक्षेप छोड़ती है ना, वो भांगर में छोड़ देती है नदियाँ। उसके बाद जहाँ नदियाँ जाती है और जहाँ पे मृदा का निर्माण करती हैं, उसे बोलते हैं खादर, जहाँ पे नवीन जलोढ़ होता है। इसके तहत इसका जो निर्माण है इस क्षेत्र का, ये हर वर्ष होता है। यहाँ पे आपने सुना होगा बाढ़ आती है उत्तरी मैदान में, तो वर्ष नदियों का पानी हर साल यहाँ पे आता है, पुराने जलोढ़ को वापस अपने साथ भाग ले जाता है और नए जलोढ़ का यहाँ पे निक्षेपण कर देता है। इसकी वजह से हमेशा यहाँ पे पोषण तत्वों की प्राप्ति होती रहती है और यह मैदान उपजाऊ बन जाता है। आइए, अब तक हमने हिमालय पर्वतों के बारे में, उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा। आइए हम जानते हैं भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से के बारे में। प्रायद्वीप इसे क्यों कहा जाता है? द्वीप आप सब जानते होंगे, जो समुद्र से घिरा हुआ एक स्थल होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। अब हम इसे भारत के निचले हिस्से को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये तीन तरफ से, ये पूरा नहीं बना हुआ है, यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा है, यहाँ तीन तरफों से ये पानी से घिरा हुआ है। अगर चारों तरफ से घिरा हो तो द्वीप कहते हैं, अगर तीन तरफ से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और इसे पठार क्यों कहते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, दो प्लेटों के आपस में घर्षण से पर्वतों का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत अपने आप में नवीन है। और हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है ना, ये जो पुराने समय में गोंडवाना लैंड होती थी उसका हिस्सा है। यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से मिलकर बना हुआ है। यह एक प्राचीनतम भूभाग है। और दक्कन के पठार को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। ठीक है, विंध्य श्रृंखला के दक्षिण
जो विंध्य श्रृंखला है ना हमारी ये वाली, देखिए हम जितना बोर्ड पे बना सकते थे मैंने उतना प्रयास किया है। हो सके तो अपनी बुक खोल के पूरा मैप दिया गया है उसमें देखिएगा एक बार। जो विंध्य श्रृंखला है ना उसके दक्षिण में हमने वही उत्तर पश्चिम दक्षिण में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। जो विंध्या के दक्षिण में है वो उसे मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में पश्चिम यहाँ पे अरावली से घिरा हुआ है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मैदान मरुस्थल मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे विंध्याचल है, यहाँ पे अरावली है और यहाँ पे भारतीय मरुस्थल पाया जाता है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ जाकर बहती हैं? यहाँ पे चंबल, सिंध और बेतवा तथा केन नदियाँ उत्तर से पूर्व की ओर बहती हैं। उत्तर से पूर्व समझ रहे हो इधर, ठीक है। इस प्रकार के क्षेत्र में ढाल को दर्शाती है। एक बात बताइए, आपने कभी भी देखा होगा पानी का हमेशा किस तरफ से किस तरफ बहता है? ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। अगर यहाँ पे नदियाँ उत्तर से पूर्व की ओर बहती है तो इसका मतलब ढाल इस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार इस क्षेत्र में इस प्रकार वे क्षेत्र इसके ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि दक्षिण में पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। जो मध्य उच्च भूमि है ना वो पश्चिम जो उसका विस्तार है वो तो चौड़ा है, और हमने बताया जितना स्थान घम होता रहता है उतनी चीज़ें संकरी होने लग जाती है, चौड़ी होने लग जाती है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटे नागपुर प्रदर्शित करता है। आपने यहाँ सुना होगा यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार और यहाँ पर दामोदर नदी, महानदी, ये सारी नदियाँ भी बहती हैं। पिछली वीडियो में हमने हिमालय पर्वतों और उत्तरी मैदान के बारे में जाना। अब हम जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। देखिए हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है और ये पूरा चित्र उस पर आ नहीं पा रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस बुक से समझा पाएँ ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रायद्वीप इसे क्यों कहते हैं? देखिए द्वीप किसे कहते हैं? जो एक स्थल भाग चारों तरफ से नदी से घिरा हो। और जो ये हमारा प्रायद्वीप का हिस्सा है ये कैसे है? ये ऐसे बना हुआ है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। हम प्रायद्वीप आपने जब हमने हिमालय पढ़ाया तो हमने आपको पढ़ाया कि वो नवीन पर्वत है। नवीन कैसे है? जब प्लेट एक दूसरे से मिली, टकराव हुआ तो हिमालय का निर्माण हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। लेकिन हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जो ये प्रायद्वीपीय भाग है ना ये गोंडवाना लैंड से हटा हुआ एक हिस्सा है, ये उससे टूटा हुआ एक हिस्सा है जो भारत में आके मिल गया है। इस और जो उत्तरी मैदान है वो भी नवीन है, वो उन हिमालय की नदियों से लाया गया बनाया गया है, लेकिन ये पुराना हिस्सा है। अब इससे हम क्या जानते हैं? जो ये जितना भी पठार है ना ये पुरानी क्रिस्टलीय अगान्य शैलों से बना हुआ है। इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जो नर्मदा नदी है ना, ये नर्मदा नदी के इस पठार को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी के जो उत्तर का हिस्सा है जो मालवा पठार के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ है उसे हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। विंध्या पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे आगे जाते हैं तो राजस्थान में मरुस्थल आ जाता है जो भारतीय मरुस्थल है। यहाँ पे बहुत सारी बलुई और पथरीले मरुस्थल मिलते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जैसे चंबल, माही, यहाँ पे गिरी श्रेणी भी है और यहाँ पे सिंधु का मैदान है। इस जो पठार है ना, जो पूरी विस्तार है ना, उसे हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। यहाँ से जो दामोदर नदी जाती है उसके विस्तार की तरफ जो बना हुआ उसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजा भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। देखिए दक्षिण जो नर्मदा नदी है जो इसके ऊपर है ना वो फिर भी चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाती है ना इसलिए त्रिभुजाकार में बदल जाती है। जब इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। देखिए सतपुड़ा, महादेव, ये सब पहाड़ियाँ यहाँ पे ही स्थित हैं। भारत के भौतिक मानचित्र इन पहाड़ियों को श्रृंखलाओं, आप एक बार अपने मैप में भी देखिएगा, आपको क्लैरिटी आएगी इन सबको देख के। इस पठार का एक भूभाग उत्तर दक्षिण में देखा जाता है। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि जो ये छोटा नागपुर का पठार है ना इसी का एक रूप यहाँ पे गया हुआ है। आपने सुना होगा मेघालय कार्बी एंग्लो पठार, ठीक है, जो इसे कहते हैं। अभी नदियों द्वारा यहाँ से ब्रह्मपुत्र की नदी आ रही है, यहाँ से गंगा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। देखिए मैं आपको दोबारा समझाने का अलग से समझाने का करती हूँ। मान लीजिए नागपुर का छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ से फैला हुआ है, ये मेघालय तक चला गया ऐसे फैल के। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहाँ से गंगा नदी के मेहमान आ रहे हैं, तो यहाँ से ये धंस गया नीचे। तो वैज्ञानिकों का मानना है या जो इस बारे में अध्ययन करते हैं उनका मानना है कि ये पठार और ये पठार एक ही है। इस पठार और ये मेघालय के आसपास स्थित है, इसे हम जानते हैं मेघालय कार्बी एंग्लो
पठार के नाम से या उत्तर काचर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और जहाँ तक है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही बोलिएगा कि जो ये कार्बी एंग्लो मेघालय वाला हिस्सा है ना, ये छोटे नागपुर का ही एक रूप है। जैसे कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे मेघालय कार्बो एंग्लो या जो हिस्सा है उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। मतलब जो पूरे हिस्से का नाम है, पठार का नाम है, उसे तो हम मेघालय कह सकते हैं, कार्बी एंग्लो पठार कह सकते हैं, उत्तरी कचार पहाड़ी कह सकते हैं। लेकिन ये भी 3 भागों में बटी हुई है, जो कि गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट की तरफ। देखिए, ये पश्चिम के समान, जो तट के समान उसे हम पश्चिमी घाट, तथा पूर्व के समान है इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। जो पश्चिमी घाट है ना वो सतत है, और जो पूर्वी घाट है वो बीच बीच में कटा हुआ है। इसके कटने का मुख्य कारण ये है कि जो ज़्यादातर नदियों का जो बहाव है ना वो पूर्व की तरफ है, तो नदियों ने यहाँ पे अपनी घाटियाँ बना के इसको बीच बीच में से तोड़ दिया है। ठीक है, थाल घाट, बोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति भी ये आपको बताना है। देखिए, मैंने आपको पश्चिमी और पूर्वी घाट बताया है, आपको बताना है कि थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट कहाँ है, पश्चिमी में है कि पूर्व में है। ठीक है, जो पश्चिम घाट के जो ज़्यादातर पर्वत है ना वो पूर्वी घाट की अपेक्षा में अधिक ऊंचे हैं। मान लीजिए पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो इसकी पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची हैं पूर्वी घाट से। ये कटा हुआ भी है बीच में, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ जा रही हैं बीच बीच में। ठीक है, जो यहाँ की जो एक एवरेज ऊंचाई है पूर्वी घाट की वो है 600 मीटर, और जो पश्चिमी घाट के जो पहाड़ियाँ हैं या पठार हैं उसकी जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर के बीच में है। जो पूर्वी घाट का विस्तार है ना वो यहाँ महानदी से आरंभ होता है। देखिए, यहाँ महानदी है, यहाँ से आरंभ होकर नीलगिरी की पहाड़ी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। अभी हमने बताया कि ये सतत रूप से जा रहा है, ये सतत रूप से नहीं गया हुआ है। जो पश्चिमी घाट पे वर्षा भी अधिक होती है। क्यों होती है? अभी मैंने आपको बताया कि पर्वत ऊंचे हैं, जितने पर्वत ऊंचे होंगे पहाड़ बादलों से टकरा के वर्षा कर देंगे, तो वहाँ पे बारिश भी अधिक होती है, वहाँ पे हरियाली भी ज़्यादा है। जो ये पश्चिमी घाट है ना, यहाँ ऊंचे ऊंचे शिखर भी हैं, जैसे आपने सुना होगा अन्नामुडाई, टोड़ा बेटा, पूर्वी, ये सारे पश्चिमी घाट के शिखर हैं। और जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा सिरा है ना उसे महेंद्रगिरी कहा जाता है, जो सिर्फ 1500 किलोमीटर है, 1500 मीटर है। आप समझ सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं अन्नामुडाई और डोडा बेटा, अन्नामुडाई की क्या ऊंचाई है 2695 मीटर, और जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा एक पहाड़ी है, उसे शिखर है, उसे हम महेंद्रगिरी, जो कि सिर्फ 1500 मीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण ये पश्चिम, आप समझ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे क्या है, सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ भी हैं। और यहाँ पे ऊटी, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि ऊटी घूमने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, वो भी यहीं पे स्थित है। प्रायद्वीप की एक विशेषता यह भी पाई जाती है कि इसे काली मिट्टी या दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। आपने बहुत सुना होगा कपास उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है, वो उसी तरफ ज़्यादा उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? काली मिट्टी पता कैसे बनती है? जैसे हमने जाना, आगे हम थोड़ा मिट्टी के बारे में भी जानते हैं। हमने जाना जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जैसे जो नदियाँ हैं पहाड़ों के द्वारा मिट्टी लाई गई, उसे जलोढ़ मृदा कह रहे हैं, जल के द्वारा लाई गई। लेकिन जैसे ही कहीं पे भूकंप आता है, मान लीजिए यहाँ ज्वालामुखी है, यहाँ पे भूकंप आया, तो ये मृदा जहाँ जम जाएगी ना, यह परत फैल जाती है ज्वालामुखी की, और ये धीरे 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 लाखों वर्षों का समय लेके अपने आप को बदल लेती है और ये काला मृदा का निर्माण करती हैं। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, प्रायद्वीप पठार के पश्चिम के किनारे पर स्थित है, ये बहुत अधिक आपर्दित खंडित पहाड़ियाँ हैं। हमने यहाँ पढ़ा कि ये जो अरावली पर्वत है ये बहुत अधिक आपर्दित है और खंडित हुआ है। यह गुजरात से लेके दिल्ली तक है। अब देखिए आप, जो किसी दक्कन ट्रैप या काला मृदा के नाम से पहचाना जाता है। अब हमने पढ़ा था कि गोंडवाना से हिस्से टूटा हुआ है, और हमने ये भी जाना था कि जो ज़्यादातर भूकंपी और ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं ना, वो प्लेटों के किनारों पे होती है। तो किसी समय में, पुराने समय में, यहाँ पर ज्वालामुखी रहा होगा, जब ये एक हिस्सा थे, और जब टूटे होंगे तो यहाँ पे वो ज्वालामुखी का सिरा फैल गया होगा, जिससे काला मृदा का निर्माण हुआ होगा। आपको ये दिखता होगा कहीं पे लाल मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं जलोढ़ मृदा है। ये ऐसे ही नहीं बनती, इनके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। जब मृदा का एक चैप्टर आएगा उसमें हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे सारी मृदाओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए आगे।